हेलो एवरीवन। एटॉमिक मॉडल हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से एटम की स्ट्रक्चर होती है। तो उससे रिलेटेड हम जे थॉम्सन का और रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंटल स्कैटरिंग हम डिस्कस कर चुके थे कि उनका स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या था। तो उन्होंने छोटी छोटी बेसिक चीज़ें बता दी थी। जे थॉम्सन का मॉडल तो इतना इफेक्टिव नहीं था, क्योंकि उन्होंने बात की थी कि हाँ इस तरह से हम कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे कोई वाटरमेलन है और रेड पार्ट को उन्होंने क्या नाम दे दिया था, ये जो रेड पार्ट है सपोज वाटरमेलन का, तो इसको तो नाम दे दिया था इन्होंने प्रोटॉन, और बीच बीच में इन्होंने क्या कहा कि ये क्या है, इसमें बीच बीच में इलेक्ट्रॉन। तो जैसे किसी वाटरमेलन में सीड्स होते हैं और रेड पार्ट होता है, तो उसी से इन्होंने इसकी कंपैरिजन कर दी थी। तो बहुत ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करेंगे, ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं वो वीडियो। नेक्स्ट हमने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट देखा। तो उन्होंने इतना तो बता दिया था कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। मतलब वो वाला पार्ट कैसा होता है, होलो होता है, और जो सॉलिड पार्ट है वो कौन सा होता है, न्यूक्लियस होता है ना। तो ये बातें जो है रदरफोर्ड साहब ने क्लियर कर दी थी, लेकिन इन्होंने ये नहीं बता पाया था कि क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे रदरफोर्ड साहब कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में कैसे रिवॉल्व करता है, कहाँ वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कि अपनी दूसरा क्या है, एक सबसे बड़ी लिमिटेशन ये थी, वो ये नहीं बता पाए थे कि इलेक्ट्रॉन रियल में अपनी एनर्जी के थ्रू रोटेट करता है या मोशन शो करता है अराउंड द न्यूक्लियस, या फिर एटम की अपनी एक एनर्जी होती है, या हर ऑर्बिट की अपनी एक एनर्जी होती है। इस बात को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तो ये लग रहा था कि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी के कारण मोशंस कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन अगर अपनी एनर्जी के कारण मोशन करेगा तो एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि वो एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा, न्यूक्लियस में आ जाएगा, और जो एटम है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे रदरफोर्ड साहब कि एक्चुअल में एटम अपनी एनर्जी के वजह से मोशन करता है, या ऑर्बिट की या सेल की अपनी एक एनर्जी होती है। तो काफ़ी सारी जो लिमिटेशंस थी उनको दूर किसने किया, नील बोर के एटॉमिक मॉडल ने क्या कहा, क्या क्या इन्होंने एक्सप्लेन किया। एक तो इन्होंने ये बता दिया कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअल स्टेबिलिटी ऑफ एटम की बात कर दी, सीधे सीधे कहूँ तो किसकी बात कर दी, एटम की स्टेबिलिटी की इन्होंने बात कर दी कि एटम एक्चुअल में स्टेबल क्या है, क्यों है। और उसका रीजन अभी भी हमने देख लिया, क्योंकि रदरफोर्ड साहब ने कहा था इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी के कारण मोशन करता है, लेकिन इन्होंने क्या प्रूव कर दिया, इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी के कारण मोशन शो नहीं करता। इलेक्ट्रॉन की जो है जिस ऑर्बिट में रहता है उसकी अपनी एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है, और उसमें इलेक्ट्रॉन लगातार घूमता रहता है, वो एनर्जी कभी कम नहीं होती। इसी वजह से एटम की स्टेबिलिटी बनी रहती है। तो इस बात को इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया था। चलो एक एक करके पोस्टुलेट करके देख लेंगे। दूसरा, अभी अभी हमने लाइन स्पेक्ट्रम की बात की थी कि एक्चुअल में लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है। इस बात को हमने बताया भी था कि जनरली एटम में क्या होते हैं, डिफरेंट एनर्जी लेवल होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से कहा जाता है हाई एनर्जी लेवल में जाता है, n=1 से n=2 में भी जा सकता है, 3 में भी जा सकता है, तो लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, या एक स्पेसिफिक वेवलेंथ या एनर्जी के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, और फिर से इलेक्ट्रॉन जो है हाई एनर्जी लेवल से कहाँ आएगा, लो एनर्जी लेवल में, और फिर से जो है एनर्जी को रिलीज करेगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ है, इसी की वजह से क्या होती है, कुछ लाइंस देखने को मिलती हैं स्पेक्ट्रम में, जिसे हम बोल देते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। अब ये अलग अलग रीजन से रिलेटेड हो सकती हैं, डिपेंड करेगा कितना एनर्जी गैप है, या किस एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी लेवल में गया है, उनके बीच का एनर्जी गैप क्या है। क्योंकि देखो n=1 से 3 में जाएगा तो एनर्जी गैप ज़्यादा होगा, n=1 से n=2 में जाएगा तो एनर्जी गैप कम होगा। तो इमिट होने वाली रेडिएशन की एनर्जी किस रीजन की है, लाइन स्पेक्ट्रम भी उसी पर डिपेंड करेगा। तो इन्होंने बोहर साहब ने पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया क्यों लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व होता है, या एटम की स्टेबिलिटी क्यों बनी रहती है। तो एक एक करके इनके पोस्टुलेट देख लेते हैं क्या क्या कहा इन्होंने क्या क्या कहा। इन्होंने कहा कि अगर हम किसी एटम की स्ट्रक्चर की बात करें तो वो कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि सेंटर में तो क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और जो टोटल मास है वो कहाँ एग्जिस्ट करता है, सेंटर में, यानी कि उसे क्या नाम दिया इन्होंने, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस वर्ड तो रदरफोर्ड साहब ने कह दिया था,
लेकिन इन्होंने कहा कि हाँ टोटल मास जो है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, न्यूक्लियस में। तो ये कह रहे हैं मास एंड पॉजिटिव चार्ज, मास तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, स्पेशली इस पे चार्ज कैसा होगा न्यूक्लियस पर, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर क्या रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होते हैं, जबकि प्रोटॉन कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज। तो न्यूक्लियस पे जो ओवरऑल चार्ज होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव। तो उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस में जो मास है वो एग्जिस्ट करेगा पूरे एटम का, और जो पॉजिटिव चार्ज होगा, सॉरी एटम पर चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, ठीक हो गया। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन सर्टेन सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। तो इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये जनरली एक सर्कुलर पाथ में घूमते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर। ये किसने कहा था, नील्स बोहर साहब ने। ये मत कहने लगना सर आप ऐसा कह रहे हो, क्योंकि एक्चुअल में ये बात सही नहीं थी। सर्कुलर पाथ में ना मोशन करके, एग्जैक्ट सर्कुलर नहीं होता, इलिप्सोइड होता है। तो उसे अभी हम डिस्कस करेंगे आगे कभी हायर क्लासेस में, जब आप देखोगे तो वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा। तो एक्चुअल में इन्होंने क्या कहा कि न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है, एक सर्कुलर पाथ होता है जिसे हम क्या कह देते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। और हर इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में, जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसी स्पेसिफिक ऑर्बिट में मोशन करेंगे। अब नेक्स्ट 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन के लिए ये एक स्पेसिफिक ऑर्बिट है ना। जैसे आप पढ़ के आए हो ना 9th-10th में कि इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते थे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन K L M N इस तरह से। तो इलेक्ट्रॉन K में है तो K में ही घूमेगा, L में है तो L में ही घूमेगा, मतलब स्पेसिफिक ऑर्बिटल है। जैसे आप अपनी क्लास में रहते हो ना कि हमेशा जिस क्लास के स्टूडेंट हो उसी क्लास में जो है पढ़ते हो। अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो तो 11th में ही बैठते होंगे हमेशा डेली, है ना। बस हाँ कुछ समय के लिए कभी कभी 12th में चले जाते होंगे अपने फ्रेंड्स वगैरह से मिलने। तो बस यही कहानी जो है एक एटम पे भी है। इन्होंने क्या कहा कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक सर्कुलर पाथ में मोशन शो करते हैं और उनके लिए एक स्पेसिफिक ऑर्बिट होती है। ठीक है, हर इलेक्ट्रॉन के लिए एक स्पेसिफिक, जैसे इन 2 इलेक्ट्रॉन के लिए एक स्पेसिफिक ऑर्बिट है। क्लियर। नेक्स्ट कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, जिन्हें हमने क्या कह दिया, एनर्जी लेवल, विदाउट लूजिंग एनर्जी। क्या कहा नील्स बोहर साहब ने कि इलेक्ट्रॉन जो मोशन कर रहे हैं ना इन ऑर्बिट में, वो बिना एनर्जी का लॉस किए, बिना किसी एनर्जी का लॉस किए मोशन करते हैं, जिससे कि कभी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम नहीं होती, क्योंकि ये एनर्जी किसकी है, ऑर्बिट की, ना कि इलेक्ट्रॉन की। तो ऑर्बिट की एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं। ठीक, और हमेशा जो है अगर इस सेल में है तो एक ही स्पीड से ये क्या करेंगे, मोशन शो करते रहेंगे। या इस वाली सेल में है, या अभी तो इन्होंने ऑर्बिट नाम दिया था, सेल तो नहीं कहा था इन्होंने क्या कहा था इसे, ऑर्बिट, कि अगर इस ऑर्बिट में है तो सेम स्पीड से जो है, सेम वेलोसिटी से यहाँ ये मोशन करते रहेंगे। क्लियर है। तो 2 से ये पोस्टुलेट भी क्लियर होगा। एक तो कहा सर्कुलर पाथ में मोशन करते हैं, एक क्या कहा इन्होंने कि स्पेसिफिक एनर्जी लेवल में मोशन करते हैं, है ना, और अपनी एनर्जी की वजह से नहीं, किसकी एनर्जी की वजह से, ऑर्बिट की एनर्जी की वजह से मोशन करते हैं। एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट पोजेस ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ये बात अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि किसी स्पेसिफिक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है ना, उसे एक स्पेसिफिक एनर्जी मिलती है। जैसे इस ऑर्बिट की अपनी एक एनर्जी होगी तो इलेक्ट्रॉन को एक स्पेसिफिक एनर्जी मिल रही होगी वहाँ पे। इस ऑर्बिट की एनर्जी हो सकता है डिफरेंट हो, स्पेशली आप आगे भी पढ़ोगे कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से ज़्यादा बाहर जाते जाते हैं वैसे वैसे ऑर्बिट की एनर्जी इंक्रीज होती जाती है। तो ये कह रहे हैं कि कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है उसकी एक स्पेसिफिक एनर्जी होगी, एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, और डिपेंड करेगा वो किस ऑर्बिट में प्रेजेंट है या किस एनर्जी लेवल में वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट कह रहे हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। सपोज ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से स्पेसिफिक डिस्टेंस पे मैंने कहा ये r डिस्टेंस है और ये m इसका मास है और v वेलोसिटी से ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, v वेलोसिटी से ये इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है। तो हमें पता है कि रिवॉल्व करती हुई कोई भी स्पीसीज है उसका अपना एक एंगुलर मोमेंटम होता है, और उसने कहा ये एक फिक्स वैल्यू होती है और वो किसके इक्वल होती है, NH/2π।
NH/2 तो घूमते हुए जो इलेक्ट्रॉन है, जो रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम है MBR, वो इक्वल होगा NH/2 के। अब ये H क्या है, यहाँ प्लांक कांस्टेंट है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके, इसकी वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होती है। और पाई अब आपको पता ही है, n क्या है यहाँ पर, जिस एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है या जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। जैसे इस ऑर्बिट में कर रहा है तो इसके लिए n की वैल्यू क्या हो सकती है 1, इसमें करेगा तो इसके लिए n की वैल्यू क्या है 2। ऐसे ही एक और ऑर्बिट हो सकती है, एक और ऑर्बिट है ना, लगातार ये काफ़ी ऑर्बिट हो सकती हैं। तो डिपेंड करेगा किस n की वैल्यू क्या है जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो हर इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो स्पेसिफिक होती है, और कह रहे हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी क्वांटाइज्ड। ये कैसा होता है, क्वांटाइज्ड होता है, मतलब एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है। अब बात की इन्होंने, ये क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन की एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है। सपोज इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 एनर्जी लेवल में है और डिफरेंट एनर्जी लेवल किसी भी एटम के अंदर हो सकते हैं और इनफाइनाइट एनर्जी लेवल तक हो सकते हैं, है ना। फिलहाल इलेक्ट्रॉन अभी कहाँ है, सपोज ग्राउंड स्टेट में है। इलेक्ट्रॉन कहाँ है, ग्राउंड स्टेट में। इन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जनरली अपनी ग्राउंड स्टेट में मोशन करते हैं। और ग्राउंड स्टेट किसे बोलते हैं, जो उनकी स्पेसिफिक ऑर्बिट होती है ना। जो ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन की स्पेसिफिक है, सपोज एक इलेक्ट्रॉन इस n बराबर 1 में है, ये n बराबर 2 में है, तो ये सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए एक स्पेसिफिक ऑर्बिट हो गई, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए एक स्पेसिफिक ऑर्बिट हो गई, है ना। तो ये क्या कहला रही है, इनकी ग्राउंड स्टेट। तो लो एनर्जी स्टेट को किसी भी एटम में अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपनी लो एनर्जी स्टेट में है तो उसे हम क्या देते हैं, उसकी ग्राउंड स्टेट। इन्होंने क्या कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है तो वो क्या करेगा, अगर किसी सोर्स से अगर आपने उसको एनर्जी दे दी, अब वो कोलिजन के थ्रू हो सकती है, किसी ऑर्डिनरी सोर्स से हो सकती है, तो वो क्या करेगा, एक स्पेसिफिक, इस बात को हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं कि एक स्पेसिफिक एनर्जी या वेवलेंथ की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा और वो लो एनर्जी से हाई एनर्जी में चला जाएगा। सपोज इसकी इस ऑर्बिट की एनर्जी E1 थी और इस ऑर्बिट की एनर्जी E2 थी और इस ऑर्बिट की एनर्जी E3 थी। तो सपोज E1 से अगर E2 में गया है तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन E2 से फिर से कहाँ आ जाए, E1 में, या इलेक्ट्रॉन E1 से E3 में गया है, कुछ समय रुकने के बाद, ज़्यादा स्टे नहीं करते, 10⁻⁻8 से 12 तक का इनका टाइमिंग होता है इलेक्ट्रॉन के स्टे का, तो फिर से एनर्जी को मीट करके कहाँ जाता है, नीचे आ जाता है इलेक्ट्रॉन। क्योंकि ये केमिस्ट्री का कंसेप्ट है। क्यों स्टे नहीं करना चाहेगा हाई एनर्जी में, क्योंकि केमिस्ट्री का एक कंसेप्ट है लो एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पूरी केमिस्ट्री इसी पे डिपेंड करती है, बहुत गोल्डन रूल है। लो एनर्जी मोर स्टेबल, लो एनर्जी मोर स्टेबल। तो हर कोई लो एनर्जी स्टेट में रहना चाहता है, ठीक है, ठीक। और हाई एनर्जी लेस स्टेबल, अगर हाई एनर्जी स्टेट में कोई है तो वो क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। और ये बात हम पे भी लागू होती है, अगर आप में एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत उल्टे सीधे काम करोगे और इस अनस्टेबल होने के चांसेस आपके काफ़ी ज़्यादा होंगे, कहीं ना कहीं से पिटा के जरूर आ जाओगे। अगर लो एनर्जी है, चुपचाप अपने घर में पड़े रहोगे, बहुत ज़्यादा किसी से रिएक्ट नहीं करोगे, है ना, तो स्टेबिलिटी आपकी बनी रहेगी। तो ये केमिस्ट्री का कंसेप्ट है, इसे बहुत ध्यान रखना, क्योंकि केमिस्ट्री में हर काम स्टेबिलिटी के लिए होता है ना, और हर कोई अपनी एनर्जी लो करना चाहता है। तो ये गोल्डन रूल है केमिस्ट्री का, ये समझ लीजिएगा। हर दूसरे तीसरे दिन आप बॉन्डिंग में, हर जगह यही कंसेप्ट आप मेरे मुंह से सुनने को मिलेगा आपको, है ना। तो क्या कहा इन्होंने, नील्स बोर साहब ने, कि इलेक्ट्रॉन अगर ग्राउंड स्टेट में है तो वो एक स्पेसिफिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, डिपेंड करेगा कितना गैप है, कहाँ पे जाना है। वही बात है, जैसे आप सीढ़ी के डंडे हैं तो आप उतनी ही एनर्जी तो लगाओगे जितना इनके बीच में गैप है, वही वाली बात है। अगर जैसे आप सीढ़ी पर चढ़ रहे हो, अगर आपको डायरेक्ट यहाँ से यहाँ चढ़ना है तो फिर आपको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। सिमिलर कंसेप्ट इसमें काम करता है कि जिस इलेक्ट्रॉन को कहाँ से, जिस एनर्जी लेवल से जहाँ जाना है, तो उसको उसी एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब करना पड़ेगा और इमिट भी उसी एनर्जी का करेगा, है ना। हाँ, थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, ये वो अभी पढ़ोगे जैसे जैसे हम आगे बात करेंगे कि क्यों रिलीज एनर्जी कभी कभी कम भी हो जाती है, वो कहीं ना कहीं यूज हो जाती है। बहुत सारे कंसेप्ट हैं इसमें कि इंटर सिस्टम क्रॉसिंग में यूज हो जाती है,
इंटरनल कन्वर्जन में यूज हो जाती है। तो आगे आगे जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाते रहोगे तो इन चीज़ों को बेटा आप पढ़ते रहोगे। तो फिलहाल एक नॉर्मल सा कंसेप्ट है, इन्होंने कहा था लो एनर्जी से हाई में चला जाएगा, हाई से एनर्जी में हाई से लो में आ जाएगा फिर से, ठीक। और इसके एनर्जी डिफरेंस को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि सपोज E1 से E2 में गया था तो बस कैसे निकाल दोगे, E2 माइनस E1। तो किसी एक ट्रांजिशन के लिए किसी एक इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, एक इलेक्ट्रॉन का एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाना कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो हम एक एनर्जी गैप लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल का एनर्जी गैप निकाल सकते हैं कैसे, हाई एनर्जी माइनस लो एनर्जी लेवल, ठीक। तो ये कहानी थी, इससे हम डेल्टा इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, तो वही वाली बात है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि लो से हाई में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और हाई से लो में आएगा तो क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा। देखो क्या लिखा हुआ है, एनर्जी इमिशन। क्लियर हो गया, ठीक। तो ये थे पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। अब हम बात करेंगे कि इन्होंने लाइन स्पेक्ट्रम को कैसे एक्सप्लेन किया। हाइड्रोजन एटम का एक्सपेरिमेंट देख करके हाइड्रोजन एटम के बेस पे हम बताएंगे कि कैसे इन्होंने लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, पोस्टुलेट्स तो हमने देख लिए इसके कि क्या क्या कहा इन्होंने कि इलेक्ट्रॉन जो है अपनी एनर्जी के कारण ना मूव करके उसके बाहर क्या होती है, न्यूक्लियस के बाहर कुछ स्पेसिफिक स्टेशनरी ऑर्बिटल होती हैं, ऑर्बिट होती हैं, सॉरी क्या कहा इन्होंने, स्पेसिफिक ऑर्बिट होती है, और उन्हीं ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मोशन शो करता है ना। तो इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक स्टेशनरी स्टेट में रहता है, ये बात इन्होंने की। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इन्होंने सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, जैसे हाइड्रोजन एटम, ठीक, क्योंकि इसका भी 1h1 होता है, या Li2 पॉजिटिव, इसका क्योंकि 3 होता है एटॉमिक नंबर, और 2 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से रिलीज होंगे तो कितना बचेगा, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। क्लियर है, ठीक। ऐसे ही हीलियम एटम, हीलियम पॉजिटिव, ठीक, क्योंकि 2 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तो क्या बचेगा, 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए इन्होंने लाइन स्पेक्ट्रम कैसे ऑब्जर्व होता है उसको एक्सप्लेन किया। तो इन्होंने क्या कहा कि सपोज हम अगर हाइड्रोजन गैस है और हाइड्रोजन गैस को एक डिस्चार्ज ट्यूब में ले लें, ठीक, यहाँ से कैथोड और एनोड लगा दें, ठीक है, तो इस तरह से एनर्जी ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट हम कैलकुलेट कर लेंगे इस फॉर्मूले से, Z²/n²। क्लियर है। नेक्स्ट कह रहे हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फार अवे फ्रॉम न्यूक्लियस इज कंसिडर्ड एज 0। तो ऐसा इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के कांटेक्ट में नहीं है, उसके अट्रैक्शन फोर्स में नहीं है, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, एनर्जी क्या है उसकी, 0 है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी के कारण मोशन ना करके किसकी वजह से करता है, ऑर्बिट की अपनी एनर्जी होती है। नेक्स्ट है एज द इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड द न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेज, वर्क इज डन बाय द इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के कांटेक्ट में आएगा तो वहाँ पर क्या होगा, मोशन तो कर ही रहा है, तो एक वर्क भी हो रहा है साथ में। तो जब वर्क हो रहा है तो उस समय क्या होगा, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है तो भाई वहाँ पे वर्क हो रहा है, मोशन साथ साथ कर रहा है। तो ये क्या कह रहा है, उस समय एज द इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड द न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेज और वर्क डन बाय द इलेक्ट्रॉन। दस जब ये मोशन कर रहा है और अट्रैक्शन फोर्स साथ में लग रहा है, दस एनर्जी इज रिलीज्ड एंड इट टेक्स नेगेटिव वैल्यू। तो उस समय एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, और कैसी वैल्यू हो जाएगी, ये नेगेटिव। तो इसी बेस पर कि कैसे पता चला कि हाँ एक्चुअल में जो सन है, सन पर हीलियम प्रेजेंट है, तो वो कैसे पता चला, तो जो सन से रेडिएशन आ रही हैं छोटे छोटे बंडल्स या पैकेट्स के रूप में, तो जब इनका लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किया गया तो इनका जो लाइन स्पेक्ट्रम है एक्चुअली में किसके साथ मैच किया, हीलियम एटम के साथ। तो हमें पता चल गया कि हाँ जो लाइन स्पेक्ट्रम रेडिएशन का मैच करने के बाद या नोट करने के बाद हमें पता चला हीलियम का भी उसके जैसा लाइन स्पेक्ट्रम है।
तो ये क्लियर हो गया कि सन पर हीलियम प्रेजेंट है। क्लियर। दस इट वाज डिस्कवर्ड बाय स्पेक्ट्रल मेथड दैट सन हैज हीलियम। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। जैसे ह्यूमन फिंगरप्रिंट की हेल्प से हमें पता चल जाता है ना, आज ही ये किसने मर्डर किया है या किसका डीएनए है ये, तो उससे हमें एक आइडेंटिफिकेशन मिलता है, या फिंगर प्रिंटिंग बोलते हैं उसको बायोलॉजी के टर्म में। तो सेम हमें लाइन स्पेक्ट्रम से ये पता चल जाता है कि किस तरह का एलिमेंट वहाँ पे प्रेजेंट है। हालांकि बोहर ने केवल किसके लिए एक्सप्लेनेशन दी थी लाइन स्पेक्ट्रम की? केवल वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। इसी से हम डिफरेंट ट्रांजिशन के लिए, अगर इलेक्ट्रॉन डिफरेंट एनर्जी लेवल में ट्रांजिट हो रहा है, ठीक, जैसे यहाँ से इनिशियल, ये कौन सा एनर्जी लेवल है? इनिशियल, और सपोज यहाँ गया है ये n बराबर 1 से कहाँ गया है? n बराबर 2, 3, 4 में, तो उसकी एनर्जी क्या होगी? E फाइनल मान लेंगे, है ना। तो हम दो एनर्जी लेवल या दो स्टेशनरी लेवल के बीच में एनर्जी गैप कैलकुलेट कर सकते हैं, E फाइनल माइनस E इनिशियल। क्या होगा? उसके लिए डेल्टा ई निकालना। अब ई एफ कैसे निकालेंगे? तो ई एनर्जी ऑफ फाइनल ऑर्बिट कैसे निकालेंगे? माइनस के आर एच अपॉन एन फाइनल स्क्वायर माइनस आर एच अपॉन एन इनिशियल स्क्वायर। तो अब क्योंकि आर एच कॉमन आ गया तो 1 अपॉन और माइनस साइन रिवर्स होगा, तो क्या होगा? क्योंकि आर एच माइनस में ना होगा, अभी इधर किधर हो गया? प्लस हो गया, अंदर से ऐसे कह लो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया? 1 अपॉन एन आई स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर। ठीक। सिमिलरली, क्योंकि हमें पता है आर एच की वैल्यू ये होती है ना, और बस इस तरह से हमने सिमिलर लिख दिया, बस आर एच की वैल्यू रख दी यहाँ पर। ठीक, बराबर किसके हो गया? ये एच न्यू के। ठीक, अब वेव नंबर के टर्म में अगर इसे कन्वर्ट करना है तो हमें पता है, देखो डेल्टा ई इक्वल टू होता है एच न्यू। ठीक, तो ये तो वैल्यू किसकी थी? डेल्टा ई की। ये पूरी वैल्यू किसकी थी? डेल्टा ई की। तो अगर हमें न्यू निकालना है तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? एच मल्टीप्ली, यहाँ डिवाइड इसमें चला जाएगा डिवीजन में। ठीक, तो एच से यहाँ इसको डिवाइड कर देंगे। एच क्या है यहाँ पर? प्लांक कांस्टेंट। कितनी होती है? 6.626 इंटू 10⁻⁻34। अब जब ये 10⁻⁻34 रखोगे, ऊपर जाने पे क्या हो जाएगा? ये प्लस के 34 हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा यहाँ पर? जब पूरी वैल्यू कैलकुलेट करोगे 6.626 से, तो ये आ जाएगा। ठीक, इसको अभी किसके टर्म में है? ये फ्रीक्वेंसी के टर्म में। लेकिन वेव नंबर के टर्म में, न्यू बार के टर्म में करना हो तो न्यू बार इज इक्वल टू क्या है? ये न्यू अपॉन सी। मतलब अगर न्यू को न्यू बार में करना है तो स्पीड ऑफ लाइट से हम इसको डिवाइड कर देंगे। वो कितना होता है? 3 इंटू 10⁸। तो जब 10⁸ से इसको डिवाइड करोगे, इसको 10⁸ से डिवाइड करोगे 3 इंटू, तो ये अप्रोक्स 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो 1.09677 आ जाएगा, और ये ऊपर जाने पर माइनस में हो जाएगी पावर, तो 15 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 10⁻7 आ जाएगा। तो देखो वही वैल्यू आई है ना। अब इसको किस में कर दिया इन्होंने? पहले ही मीटर में है ना, मीटर को फिर सेंटीमीटर में भी बदला है ना। किससे डिवाइड कर दिया? ये 10⁻, क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? 100 से क्या कर दिया इसको हमने? अगर हम डिवाइड कर देंगे 100 को 10 डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ऊपर जाने पर इसे 100 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 10⁻2, और 10⁻2 को अगर ऊपर ले जाएंगे 10⁻⁻2, तो ये कितना बचेगा? 10⁻5 बचेगा यहाँ पर। अब 10⁻, ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है एक्चुअल में 1.09677 इंटू 1.09677 इंटू 10⁻5। अब इसको इन्होंने सिंपल एक नंबर में कन्वर्ट कर दिया। साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है ये, एक्चुअल में इसको एक नंबर में कन्वर्ट कर दिया कि अगर पावर 5 है तो बस डेसिमल अगर यहाँ ले आएंगे तो 1 2 3 4 5, तो ये डेसिमल 5 पॉइंट किधर शिफ्ट हो जाएगा? राइट साइड। तो ये पावर क्या हो जाएगी? 0। तो एक्चुअल में अगर हम वेव नंबर के टर्म में बात करें तो ये फॉर्मूला निकल करके आता है किसमें? सेंटीमीटर इनवर्स में। मीटर में चल रहा था लेकिन किस में कन्वर्ट कर लिया? सेंटीमीटर इनवर्स में। तो ये 1.09677 1 अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर। आई क्या है? इनिशियल, एफ क्या है? फाइनल स्टेट। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इनिशियल स्टेट, और एन क्या है?
सॉरी n क्या है यहाँ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक, और i क्या है, इनिशियल, और f क्या है, फाइनल स्टेट। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे तो सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक, बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल। क्या क्या इसकी लिमिटेशन थी? तो बोहर मॉडल अनेबल टू एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे हम बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। तो बोहर मॉडल ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि हम मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में अगर हम स्पेक्ट्रल लाइन को रखते हैं तो वो स्प्लिट हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड अगर लगाते हैं तो स्पेक्ट्रल लाइंस जो हैं, जो ये स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रही हैं किसी भी एटम के लिए, इनकी भी स्प्लिटिंग हो जाती है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रखेंगे तो भी इनकी स्प्लिटिंग हो जाएंगी। तो स्प्लिटिंग क्यों होती है स्पेक्ट्रल लाइन की इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इतना जान लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में अगर स्पेक्ट्रल लाइन की स्प्लिटिंग होती है उसे बोलते हैं जीमान इफेक्ट, और स्पेक्ट्रल लाइन की स्प्लिटिंग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है तो उसे बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। तो सिंपली ये इन दोनों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इट वाज अनेबल टू एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो ये हम बात कर चुके हैं, ये केवल किस पे काम करता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि उनका स्पेक्ट्रम कैसा दिखता है। स्पेक्ट्रल लाइन वर ऑब्जर्व टू हैव डबलेट्स टू क्लोजली स्पेस लाइन। डबलेट किसे बोलते हैं? दो क्लोजली स्पेस्ड लाइन को हम क्या बोल देते हैं? डबलेट। ऐसी कभी फ्यूचर में आप NMR IR पढ़ोगे तो वहाँ देखते हैं हम डबलेट क्या होता है ना, ट्रिपलेट क्या होता है, ऐसी क्वार्टेट क्या होता है, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए। तो फिलहाल स्पेक्ट्रल लाइंस ही कह रहे हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस वर ऑब्जर्व टू हैव डबलेट। तो कभी कभी स्पेक्ट्रल लाइंस डबलेट के फॉर्म में दिख रही हैं, इस बात को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ट्रिपलेट के फॉर्म में दिखती हैं, क्वार्टेट के फॉर्म में दिखती हैं, इस बात को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उन्होंने केवल इसको तो कह दिया कि हाँ जी, एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए एक सिंगलेट मिलता है, लेकिन कभी कभी कुछ केस में ये डबलेट, ट्रिपलेट, क्वार्टेट ऐसे भी मिलता है। तो क्यों ये मिलता है, इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इट कुड नॉट एक्सप्लेन बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन एटम, कि एटम के बीच में कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए। तो एटम के बारे में इन्होंने काफ़ी चीज़ें बता दी कि स्टेशनरी स्टेट होती है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं, इलेक्ट्रॉन केवल उन कक्षाओं में घूमते हैं जिनमें उनका, उन ऑर्बिट में घूमते हैं जिनमें उनका एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है, NH/2π के। तो ये बातें उन्होंने काफ़ी हद तक कह दी थी, ठीक है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाए, लेकिन हाँ काफ़ी अच्छा मॉडल था, इफेक्टिव मॉडल था। काफ़ी इन्फॉर्मेशन इन्होंने एटम्स के बारे में या एटम की स्ट्रक्चर के बारे में दी। तो अब तक हम काफ़ी मॉडल देख चुके थे, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, और लास्ट क्या देख चुके हैं, बोहर मॉडल। तो उसमें सबसे इफेक्टिव मॉडल, ये सबसे ज़्यादा नॉलेज की बात कि हाँ जी हमारे काम की है, वो किसी ने की है, रदरफोर्ड साहब ने या फिर उसके बाद बोहर साहब ने, ठीक। ये दोनों मॉडल काफ़ी इफेक्टिव है। उसके बाद सोमरफेल्ड, अगली क्लास में कभी हायर एजुकेशन में जाओगे आप सोमरफेल्ड का मॉडल पढ़ोगे। वो सर्कुलर ऑर्बिट की बात ना करके इलिप्सोइड ऑर्बिट की बात करता है कि इस तरह से जो ऑर्बिट सेल होती हैं वो इलिप्सोइड नेचर की होती हैं, जिसमें एक एक्सिस मेजर और एक एक्सिस माइनर होती है। तो वो आगे बेटा धीरे धीरे आप सीखते जाओगे, है ना। थोड़ा सा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल और है आपके सिलेबस में, छोटी हल्की बात उसके बारे में भी करेंगे कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या था एटम्स का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जो है आप चीज़ों को रिवाइज करते रहिएगा, ठीक। और वीडियो अगर आपको बेटा पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स से, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अब हम 11th की, अभी हम 11th का कवर कर रहे हैं, साथ साथ हम 12th के भी चैप्टर कवर करेंगे। कोऑर्डिनेशन चैप्टर ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं चैनल पर, ठीक। तो साथ में कुछ वीडियो 12th की भी हम अब अपलोड करेंगे, ठीक है। तो 11th का तो हम कंटिन्यू कर ही रहे हैं, और हम टोटल NCERT बेस रख रहे हैं। अभी हम बहुत ज़्यादा लेवल नहीं इंक्रीज़ कर रहे हैं। हाँ, हम प्रॉब्लम्स जो होंगी हर चैप्टर्स की वो हम थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा देख लेंगे एक्सरसाइज से हट करके। चलिए बेटा, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।